तो आज हम पढ़ेंगे संविधान। संविधान को संधि विच्छेद अगर करेंगे तो सम प्लस विधान, मतलब सम का मतलब हो गया समान और विधान का मतलब हो गया कानून। तो इक्वल लॉ, सबके लिए इक्वल लॉ। तो संविधान का अर्थ हो गया इक्वल लॉ, समान कानून। संविधान की परिभाषा क्या है? डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नियम, नियमों और कानूनों का ऐसा क्या संकलन जो किसी देश का शासन चलाने के लिए आवश्यक हो। ठीक है। अ कलेक्शन ऑफ रूल एंड लॉज दैट आर नेसेसरी फॉर द गवर्नेंस ऑफ अ कंट्री। ठीक है। राज्य व्यवस्था, पॉलिटी जो कि हम पढ़ रहे हैं, आज पॉलिटी पढ़ रहे हैं। तो राज्य व्यवस्था क्या है? पॉलिटी को सिंपल वर्ड्स में बोलें तो राज्य व्यवस्था है संविधान को क्या व्यवहार में लाना। संविधान को व्यवहार में लाना, किसमें? व्यवहार में लाना। और संविधान किस रूप में है अपना? पुस्तक के रूप में है। पुस्तक के रूप में संविधान है अपना, और संविधान को व्यवहार में लाना ये राज्य व्यवस्था पॉलिटी है। जैसे कि अपने संविधान में लिखा हुआ है, संविधान को व्यवहार कि एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत, जो कि आर्टिकल 17 में दिया हुआ है। यह है संविधान जो कि पुस्तक रूप के रूप में है, उसमें लिखा हुआ है। अब इसको व्यवहार में कैसे लाएंगे? नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1955। ठीक है। तो ये किया, तो संविधान को लागू करने के लिए ये इसको व्यवहार में लेके आए। तो राज्य व्यवस्था यही है, पॉलिटी, इसी को बोलते हैं पॉलिटी, जो कि हम आज पढ़ रहे हैं। और राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए क्या क्या चाहिए अपन को? राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए संसद है, संसद जो कि लॉ कानून बनाएगी। दूसरा है दंड देने के लिए क्या है? न्यायालय है, जुडिशरी है, कोर्ट्स हैं। और गैर संवैधानिक संस्थाएं हैं, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। जब संस्थाओं की बात आई है तो हम समझते हैं संस्थाएं कितने प्रकार की होती हैं। एक तो होती हैं संवैधानिक संस्थाएं। क्या होती हैं? संवैधानिक, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वो होती हैं जिनका जिक्र संविधान में हो। ठीक है। जैसे कि वित्त आयोग हो गया, फाइनेंस कमीशन जिसको बोलते हैं, वो है आर्टिकल 280 में। ठीक है। दूसरा है इलेक्शन कमीशन, जो कि है आर्टिकल 324 में। ये क्या है? ये है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, संवैधानिक संस्थाएं। दूसरी होती हैं असंवैधानिक संस्थाएं। ठीक है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, जो संविधान का उल्लंघन करें। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल जो संविधान का उल्लंघन, जैसे कि आतंकवादी संगठन हो गए, माओवादी संगठन हो गए, माओइस्ट, और नक्सलवादी संगठन हो गए, नक्सलिस्ट हो गए। अभी अपन थोड़ा समझते हैं कि माओ और नक्सलवादी का कहाँ से ये चालू हुए थे। तो माओ जेडोंग नाम के एक थे, जिन्होंने 1950 से 1960 के बीच में माओवादी विचारधारा को शुरुआत करी थी। उनकी विचारधारा ये थी कि वंचित वर्ग के राजनीतिक और सामाजिक उत्थान के लिए युद्ध। ये माओ जेडोंग की ये विचारधारा थी, जो कि 1950 से 1960 के बीच में चालू हुई। और दूसरी नक्सलवाद के बारे में कहें, ये क्या है? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, असंवैधानिक संस्थाएं। ये इनकी शुरुआत हुई थी 1967 में, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में। ठीक है। और जिला था नक्सलवाड़ी। मेन इसमें नेता कौन थे? चारू मजूमदार थे और कानू सान्योल। चारू मजूमदार। और नक्सलवाद को रोकने के लिए 1967 में ही यूएपीए एक्ट आ गया था, जिसका फुल फॉर्म है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। ठीक है। और तीसरी होती हैं गैर संवैधानिक संस्थाएं, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। ठीक है। जिनका ऐसी संस्थाएं जिनका संविधान में जिक्र ही नहीं है। ठीक है। ये क्या होती हैं? संविधान को लागू करने में सहायक। जैसे कि उदाहरण नीति आयोग, जिसको प्लानिंग कमीशन बोलते हैं, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, कार्यकारी संस्था। और फिर दूसरी में सांविधिक संस्था, स्टेचुरी बॉडीज। अब अपने स्टेचुरी बॉडीज के बारे में पढ़ेंगे, सांविधिक संस्था, स्टेचुरी बॉडीज। सांविधिक संस्था, स्टेचुरी बॉडीज। ठीक है। एनएचआरसी, जैसे कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन 1993 में आया था। ये क्या है? एक स्टेचुरी बॉडी है। सीआईसी, सीआईसी ये आया 2005 में, जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। और राष्ट्रीय महिला आयोग 1990 में एनसीडब्ल्यू आ गया। ठीक है। एक स्टेचुरी बॉडीज होती हैं। अब संविधान की ज़रूरत क्या है? नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन,
क्या है अपने यहाँ, ठीक है। अपने यहाँ गली है, गांव है, गली है, गांव, देश है, सबके धर्म अलग अलग हैं, सबके व्यवसाय अलग अलग है, सबका जीवन स्तर अलग अलग है। तो अपन को ऐसे नियम बनाने हैं जिसका सबको पालन करना है। किसको? सबको पालन करना, और जो पालन नहीं करेगा उसको पनिशमेंट भी देनी है। उसको क्या, पनिशमेंट भी नहीं है। और जो नियम है ये कौन बनाएगा बताइए? ये नियम जो है इसको कौन बनाएगा? इसको, अगर यहाँ अपने यहाँ मोनार्ची होती तो राजा बनाता। अपने यहाँ है डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, जैसे कि हो गए क्या, विधायक, सांसद, एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक है। अब आते हैं फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे? फर्स्ट फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू प्रोवाइड अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स। पहला फंक्शन कॉन्स्टिट्यूशन का है कि एक सेट ऑफ बेसिक रूल को प्रोवाइड करना, ठीक है, जिससे मिनिमम कोऑर्डिनेशन और ट्रस्ट मेंटेन हो जाए। किसके बीच में? मेंबर ऑफ सोसाइटी के बीच में, ठीक है। एक बेसिक सेट ऑफ रूल्स को बनाना कि एक मिनिमम, कम से कम कोऑर्डिनेशन और ट्रस्ट मेंटेन हो जाए मेंबर ऑफ सोसाइटीज के बीच। संविधान का पहला काम यह है कि वह बुनियादी नियमों का ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे, ठीक है। दूसरा क्या है इनका फंक्शन, क्या है, कार्य क्या है संविधान का? संविधान का दूसरा काम यह स्पष्ट करना है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है। संविधान यह स्पष्ट भी करेगा कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, ठीक है। और संविधान यह भी तय करेगा कि सरकार कैसे निर्मित होगी, ये भी बताएगा कि सरकार कैसे बनेगी, ठीक है। और संविधान का तीसरा काम यह है कि वह सरकार पर कुछ सीमाएं लगाए, ठीक है, कि उनका उल्लंघन कभी ना करे। कोई भी सरकार बनी, यह भी काम, तीसरा काम यह भी है कि वह सरकार पर कुछ सीमाएं लगाए जिससे कि वह उनका उल्लंघन कभी ना करे, ठीक है। संविधान का चौथा काम यह है कि सरकार जनता की आकांक्षा पूरा करने की क्षमता प्रदान करे ताकि न्यायपूर्ण समाज की स्थापना हो सके, ठीक है। चौथा काम है कि सरकार जो जनता की है, फुलफिल द एस्पिरेशन ऑफ सोसाइटी, ठीक है, समता प्रदान करनी ताकि न्यायपूर्ण समाज की स्थापना हो सके। और मोस्टली जो संविधान है अपने यहाँ, संविधान है जो इस दुनिया में, वो लिखित ही है। क्या है? वो लिखित संविधान ही है, ठीक है। अब पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है। संविधान, एक तो संविधान लिखित होता है, अलिखित होता है, एक रिटन होता है, एक अनरिटन भी होता है, ठीक है। अब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताते हैं। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, जो रिटन पोर्शन होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। अनरिटन में क्या होता है, रिटन पोर्शन तो कम होगा, जब लिखा हुआ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें रिटन अनरिटन पोर्शन कम होता है। देखो, लिखित संविधान में क्या होता है, लिखित लिखित चीज़ें जो होती हैं, लिखित का हिस्सा होता है वो ज़्यादा होता है और अलिखित का कम होता है। जैसे कि भारत का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, क्या है, निर्मित है ये, ठीक है। इसकी लागू होने की एक डेट है कि कब लागू हुआ था लिखित संविधान, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें जो सरकार बनती है या संविधान जो बनता है वो एकात्मक, यूनिटरी भी होता है, फेडरल संघात्मक भी होता है और अर्ध संघात्मक भी होता है, ठीक है। ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पे एक चीज़ होती है, जुडिशियरी ज़्यादा पावरफुल होती है, ठीक है। अब दूसरा अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, अनरिटन पोर्शन ज़्यादा होता है और रिटन पोर्शन कम होता है। जैसे कि ब्रिटेन का जो संविधान है वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। ये विकसित होता है, डेवलप्ड होता है, क्या, ये निर्मित नहीं होता है, डेवलप्ड होता है। इसकी लागू होने की कोई तारीख नहीं होती है, ठीक है। इसमें हमेशा एकात्मक सरकार ही बनती है, ठीक है। इसमें हमेशा एकात्मक सरकार ही बनती है, लेकिन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिटरी, फेडरल और क्वासी फेडरल सब बनती है। और लेजिस्लेचर ज़्यादा पावरफुल होता है, जो कि जो विधि का निर्माण करते हैं, लॉ का, वो ज़्यादा लेजिस्लेचर ज़्यादा
पावरफुल होता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में। संविधान देश की राज्य व्यवस्था को तय करता है। संविधान जो होता है वो देश की राज्य व्यवस्था को तय करता है, ठीक है, पॉलिटी को तय करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड द पॉलिटी ऑफ अ कंट्री, ठीक है। अब पढ़ते हैं एकात्मक सरकार, यूनिटरी गवर्नमेंट। अब यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होता है, शक्तियों का केंद्रीकरण होता है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ठीक है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स होता है, ठीक है। जैसे कि ब्रिटेन हो गया, फ्रांस, जापान, ये यहाँ एक सिर्फ एक सरकार शक्तियों का प्रयोग कर सकती है, सिर्फ एक सरकार शक्तियों का प्रयोग कर सकती है, क्योंकि यहाँ सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है। एकात्मक सरकार ब्रिटेन, फ्रांस, जापान। अब जहाँ पर एकात्मक सरकार होगी वहाँ का देश का क्षेत्रफल बहुत कम होगा और कम जनसंख्या होगी। ऐसे देशों का होता है एकात्मक सरकार, यूनिटरी गवर्नमेंट होती है। और केंद्र, सेंटर और स्टेट के बीच में जो मतभेद, डिस्प्यूट होते हैं वो बहुत कम होंगे, क्योंकि एरिया कम है, पॉपुलेशन कम है, डिसीजन यहाँ बहुत तेजी में हो जाते हैं, ठीक है। और ये कम खर्चीली है, लेस एक्सपेंसिव गवर्नमेंट होती है यूनिटरी गवर्नमेंट। अब दूसरी होती है फेडरल गवर्नमेंट, और इसको फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन भी हो सकते हैं। वहाँ था सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, यहाँ है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स, शक्तियों का बंटवारा। यहाँ होती है डुअल गवर्नमेंट, एक होती है सेंट्रल लेवल पे, एक होती है स्टेट लेवल, मतलब केंद्र लेवल पे और राज्य लेवल पे। यहाँ क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा होते हैं ऐसे देशों में जहाँ पे संघात्मक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होता है और ज़्यादा पॉपुलेशन भी होती है। यहाँ पे जो मतभेद होती हैं केंद्र और राज्य के बीच में ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और जो डिसीजन लिए जाते हैं सरकार के द्वारा उनमें देरी होती है, और ये खर्चीली सरकार है इसमें, क्योंकि इसमें क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं बहुत होती हैं। हर क्षेत्र की कुछ अलग अलग महत्वाकांक्षाएं होती हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा महंगी होती है। और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर होता है, हाँ, फेडरल गवर्नमेंट में या फेडरल संविधान में। अब आते हैं कि भारतीय संविधान कैसा है, क्वासी फेडरल। ये कहा किसने है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, ये कहा किसने, केसी वियर ने कहा है। इसने कहा है केसी वियर, WEIR, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज क्वासी फेडरल, हु सेड, केसी वियर। भारत में एक केंद्र है और राज्य है, ठीक है। अब समझते हैं भारत में केंद्र है, केंद्र क्या इमरजेंसी लगा सकता है, ठीक है। तो ऐसा कहाँ होता है कि केंद्र इमरजेंसी लगा, यूनिटरी गवर्नमेंट, एकात्मक सरकार में, ठीक है। और ऑल इंडिया सर्विसेज जो होती हैं, अखिल भारतीय सेवाएं जो होती हैं, उनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, राष्ट्रपति, ये भी केंद्र का है, ठीक है। अब राज्य के पास 7वीं अनुसूची में 7th शेड्यूल में क्या लिखा हुआ है, 61 सब्जेक्ट है, 61 सब्जेक्ट है इनके पास, राज्यों के पास, ठीक है। तो ये फेडरल का गुण है अपने यहाँ पे, ठीक है। अब क्या है, अपने भारतीय संविधान का झुकाव ज़्यादातर फेडरल की तरफ है, इसीलिए इसको क्वासी यूनिटरी नहीं बोलते अपन, क्वासी इसको बोलते हैं क्वासी फेडरल, समझे, तभी इसको अपन बोलते हैं क्वासी फेडरल। भारतीय संविधान को सहकारी संघवाद मतलब कोऑपरेटिव फेडरेशन किसने कहा, ग्रैनविल ऑस्टिन ने। और क्वासी फेडरल केसी वियर ने बोला है, और ग्रैनविले ऑस्टिन ने क्या बोला है, कोऑपरेटिव फेडरेशन। और आइवोर जेनिंग ने क्या बोला है, आइवोर जेनिंग ने बोला है यूनियन विद सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण के साथ संघ, ठीक है। परिसंघ, कॉन्फेडरेशन क्या है, देखो, यूएसए को आज़ादी मिली 4 जुलाई 1776 को, ठीक है। कहाँ, किससे मिली, ब्रिटेन से। अमेरिकी क्रांति हुई 1775 से 1783 तक, ठीक है। और 4 जुलाई 1776 को यूएसए को आज़ादी मिल गई। और 1777 में यूएसए क्या बना, परिसंघ बन गया, कॉन्फेडरेशन बन गया। यह परिसंघ 1781 1781 से 1789 तक कार्य करता रहा, और 1789 में ख़त्म हो गया, क्योंकि 1789 में अमेरिका का संविधान बन चुका था, ठीक है। अब कॉन्फेडरेशन को थोड़ा अच्छे समझते हैं। जैसे इसमें 13 कॉलोनी है, सब अलग अलग हैं, एक कॉन्फेडरेशन में 13 कॉलोनी।
किसी बाहर की कंट्री से पेश आएंगे तो क्या एक बन जाएंगे, एक बन के पेश आते हैं, ठीक है, एक कॉन्फ्रोंटेशन में। अंदर में हम सब क्या है, अलग अलग होंगे। जब ठीक है, अंदर हम सब अलग अलग होंगे, किसी बाहर के देश से पेश आएंगे तो एक बन के। हम जब चाहें तो कॉन्फेडरेशन को छोड़ सकते हैं, और सबसे कमजोर होता है कॉन्फेडरेशन, और सदस्य होते हैं जो वॉलंटरी होते हैं, स्वैच्छिक होते हैं। फिर आता है फेडरेशन, संघ। वो था क्या, परिसंघ, ये है संघ। अब यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। रूसी क्रांति हुई 1922 से लेकर 1924 तक, ठीक है। और यूएसएसआर बन गए यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक 1917 में, जिसमें कि कितने देश थे, 15 देश थे। और यूएसआर 1991 को टूट गया। अब फेडरेशन से, वो कॉन्फेडरेशन था, ये फेडरेशन है, वो परिसंघ, ये संघ। अलग होने के लिए संधि को तोड़ना पड़ता है, ठीक है, ट्रीटी को तोड़ना पड़ता है, संधि को। इसका उदाहरण है, देखो यूएसए भी है, ठीक है। अब एक थोड़ा नोट आता है, रेशोडरी पावर्स क्या होती हैं, अवशिष्ट शक्ति जिनको बोलते हैं, जिनका जिक्र कहीं नहीं है, ठीक है। इस पे स्टेट का अधिकार होता है, ठीक है। अब स्टेट का अधिकार कैसे, अब पूरे संविधान में ऐसी शक्ति हैं जो जिनका जिक्र कहीं नहीं है। जब स्टेट, उन शक्तियों पे अधिकार होता है, स्टेट जब संप्रभु, सॉवरेन हो जाएगा, ठीक है। और हमारे इंडिया में क्या है, सेंटर सॉवरेन है, स्टेट के पास नहीं है। स्टेट के पास नहीं है ये रेसोडरी पावर से ही है सेंटर के पास में, ठीक है। अब ये देखो, फेडरेशन को भी संघ बोल दिया, अब यूनियन को भी संघ बोल दिया, ठीक है। क्योंकि क्यों बोला दोनों को संघ संघ, संघ यूनियन को ही बोल दिया, फेडरेशन, क्योंकि इससे अच्छा शब्द नहीं मिला उन्हें, ठीक है। अब आते हैं संघ। इसमें राज्य अपनी पारस्परिक सहमति, मतलब म्यूचुअल कंसेंट से अलग नहीं हो सकते, ठीक है। यूनियन क्या है, यूनियन में क्या है, बॉडी, इससे अलग अंग अलग नहीं हो, जैसे बॉडी है उससे अंग अलग नहीं हो सकते उसके जैसे। अपने स्टेट हैं जो इंडिया में, वो बॉडी के पार्ट्स हैं, वो अलग थोड़ी हो सकते हैं। और मशीन में जो पार्ट्स होते हैं वो यूनाइटेड, उसको यूनाइटेड बोलते हैं, वो अलग हो सकते हैं, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो संघ है। कॉन्फेडरेशन जिसको परिसंघ बोलते हैं, फेडरेशन संघ, यूनियन भी संघ बोलते हैं, ठीक है। इसको भी संघ बोलते हैं, इसको भी संघ बोलते हैं, ठीक है। और कॉन्फेडरेशन को छोड़ना बहुत आसान है, इसको कठिन है फेडरेशन को छोड़ना, यूनियन को छोड़ना सबसे कठिन है। संविधान देश की सरकार का स्वरूप बताता है, ठीक। कॉन्स्टिट्यूशनल टेल्स द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री। पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, संसदीय सरकार में क्या होता है, राज्य का प्रमुख, मतलब देश का प्रमुख जो प्रेसिडेंट, वो अलग होगा, और शासन का प्रमुख वो अलग होगा। जैसे अपने यहाँ राज्य का प्रमुख प्रेसिडेंट है और शासन का प्रमुख है प्राइम मिनिस्टर। अपने यहाँ है संसदीय सरकार। दूसरी होती है अध्यक्षात्मक सरकार, प्रेसिडेंशियल सिस्टम। यहाँ राज्य और शासन का प्रमुख एक ही होता है, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप हो गए अमेरिका के। फिर होता है सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम, अर्ध अध्यक्षात्मक सरकार, दोनों के लक्षण होते हैं।